A body cools in 7 minutes from 60 to 40. What will be its temperature after the next 7 minutes? The temperature of the surrounding is 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखिए कि 60 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास टेम्परेचर एक बॉडी का, और ये ड्रॉप हो जाता है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी देर में? 7 मिनट्स में। और अगले 7 मिनट्स में आपसे पूछ रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से तो कम हो ही नहीं सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मान लीजिए कि हमने चाय जो है रख दी है 20 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से अभी की बात करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस लेट्स से टेम्परेचर है इस रूम का, बाहर का रूम का, और हमने एक चाय 70 डिग्री सेल्सियस पे लाकर यहां रख दी है। तो क्या कभी भी, चाहे मैं इसको दिन रात ऐसे ही रहने दूं 10 डिग्री सेल्सियस पर सराउंडिंग टेम्परेचर पर, तो क्या कभी इसका बर्फ जम सकता है क्या ठंडा होते होते? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे लास्ट में स्टेडी स्टेट जब रीच हो जाएगी, जीरोथ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से हम कह सकते हैं इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडी हो सकती है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो सिमिलरली मैं बॉडी के बारे में कह सकता हूं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है तो हटा भी सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है भी नहीं। तो चलिए अब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इन सवालों को जल्दी से टैकल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, टेम्परेचर के गिरने का रेट dt/dt, वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है T माइनस TS के प्रोपोर्शनल होता है। बात सही? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ dt/dt, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लिख सकते हैं K इंटू T माइनस TS। अब ये देखिए बेटा, अच्छा चलो मैं आपको बता दूं, अभी ट्रिक बता दूं क्या? ठीक है, तो मैं ट्रिक बता ही देता हूं। देखिए ऐसा कहीं आपने देखा है, ऐसा आपने रेडियो एक्टिविटी और केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा है। रेडियो एक्टिविटी में आपने यही चीज देखी है, रेडियो एक्टिविटी, यदि आपने ये पढ़ा है, या फिर आपने केमिकल काइनेटिक्स में, जो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस देखी हैं, तो वहां आपने देखा होगा माइनस ऑफ dN/dt जो होता है, माइनस ऑफ dN/dt ये किसके बराबर होता है? लैम्डा इंटू n के बराबर होता है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है कि यहां पर है n और यहां पर है T माइनस TS, यानी कि जिस तरीके से यहां पे n का वेरिएशन होता था, यहां पर T माइनस TS का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला आपको मिलता था बेटा कि T इज इक्वल टू 1/λ ln कितना था n0 अपॉन nt आपको यहां पे मिलता था। ये फॉर्मूला आपने यहां पे पढ़ा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 1/λ या 1/k लिख सकते हैं, ln ऑफ इनिशियली टेम्परेचर लेट्स से T1 था, तो T1 माइनस TS डिवाइडेड बाय T2 माइनस TS, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। तो इसे अलग अलग ना मानकर इसको आप एक मानिए, इसको एक क्वांटिटी मानिए, T माइनस TS मानिए, तो आप ज्यादा जल्दी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे T माइनस TS पर। तो यहां देखिए सवाल में कि पहले T माइनस TS की वैल्यू कितनी थी। यहां पे मैं T माइनस TS की बात करूं तो पहले इनिशियली कितना था, T इज इक्वल टू 0 पर T माइनस TS की वैल्यू कितनी थी, 50 माइनस 10, यानी कि कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस। 7 मिनट्स पर कितना हो जाता है बेटा, ये 7 मिनट्स पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 40 माइनस 10, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 7 मिनट और यदि हम खर्च कर दें, यानी कि 14 मिनट की यदि बात करें, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये कितना हो जाएगा आपके पास, T माइनस 10 के बराबर हो जाता है। लेट्स से मैं मान लेता हूं यहाँ पे टेम्परेचर T हो जाता है, तो T माइनस 10 बाद में हो जाता है इसका वैल्यू T माइनस TS का, T माइनस 10 हो जाता है। तो बस इसके और इसके लिए मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला, और इसके और इसके लिए फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम कितना लगा है 7 मिनट, इज इक्वल टू 1/k, ln ऑफ कितना था अपॉन कितना है 50/30, और मैं यहां और यहां के लिए लिख सकता हूं कि 7 मिनट हुए हैं इज इक्वल टू 1/k, ln ऑफ कितना था कितना है 30 अपॉन T माइनस 10,
बात आई समझ में? अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होने वाले हैं और ln की वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी भी आपस में बराबर है। तो 50/30 इज इक्वल टू 30/t/10 आ जाएगा, t-10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ जाइए, आ जाएगा आपके पास 50/30 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय t-10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बड़ी आसानी से। 0 से 0 चला गया, 5 से चला गया 6 बार, 5 6 3 18 हो गया, इज इक्वल टू t-10 हो गया। तो t की वैल्यू मिल जाती है आपको 28 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो टेम्परेचर हमें फटाफट मिल जाता है 28 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो आंसर यहाँ पे चेक आप कर लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ऐसे आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो चलिए ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ा टाइम टेकन का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी जो है सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं। और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव।
अब सबसे बेस्ट न्यूज जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A wire of length 1 meter and radius 10 to the power minus 3 meter is carrying a heavy current and is assumed to radiate as a black body at equilibrium। तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास एक वायर है, वायर हम बना देते हैं इस तरीके से, और वायर का रेडियस हमें दिया है r इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर। 1 मिलीमीटर का वायर है रेडियस का, इसका लेंथ है बेटा 1 मीटर के बराबर। हैवी करंट ये अपने अंदर से फ्लो करवा रहा है, इज अज्यूम टू रेडिएट एज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की तरह हमें इसका रेडिएशन मानना है। तो हम जानते हैं कि यदि ब्लैक बॉडी है तो ये चारों दिशाओं में जो है, हर डायरेक्शन में जो है रेडिएशन को इमिट करेगा इस तरीके से, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। इट्स टेम्परेचर इज 900 केल्विन while that of surrounding is 300 केल्विन। इसका टेम्परेचर है 900 केल्विन के बराबर और बाहर का टेम्परेचर है 300 केल्विन के बराबर। The resistivity of the material at 300 केल्विन is pi square 10 to the power minus 8। तो रेजिस्टिविटी जो है बेटा 300 केल्विन पर कह रहे हैं कितनी है, पाई स्क्वायर इंटू 10 raised to the power minus 8 ओम मीटर। एंड इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू है 7.8 इंटू 10 to the power minus 3, साथ में क्या है, पर डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द करंट इन द वायर। तो करंट हमें बताना है कितना होने वाला है इस वायर में, और हमें स्टीफन कांस्टेंट दिया हुआ है 5.68 इंटू 10 raised to the power minus 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन raised to the power 4। ये सवाल में पूछा गया है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो होता है और करंट के फ्लो होने से इसमें पावर जनरेट होती है, और पावर जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। पावर जो है रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब ये बहुत ही देखिए बहुत ही जाना पहचाना सा सवाल आपको लगेगा कि यदि मैं आपको एक रियल लाइफ की कंडीशन यहां से बताता हूं ऐसे मिलती जुलती। आपने देखा होगा कि हीटर जो है, हीटर का इस्तेमाल हम करते हैं, और हीटर आते हैं, रॉड वाले हीटर आते हैं जिनमें एक सिरेमिक की रॉड दी जाती है और उसके थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो पास करवाया जाता है और वो एकदम रेड हॉट होने लगती है और हमारे आसपास उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाता है। तो भाई बिल्कुल वैसा ही ये हॉट रॉड है और इस हॉट रॉड में से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ ये गर्म होकर अपने सराउंडिंग में हीट को इमिट कर रहा है, गर्म कर रहा है सराउंडिंग को। तो मैं पावर जो है स्टेडी स्टेट में बराबर कर सकता हूँ कि जितनी पावर करंट की वजह से जनरेट हो रही है उतनी पावर रेडिएट हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट स्टेडी स्टेट क्या होगा बेटा, जितनी पावर जो है जनरेट की जा रही है, पावर जनरेट की जा रही है और वही पावर जो है पूरी की पूरी रेडिएट हो जा रही है। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर के बराबर जो है पावर जनरेट हो रही है और यहां पावर कितनी रेडिएट हो रही है, ई ए सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी एस रेज टू द पावर 4। तो पहले तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए बिकॉज इसका टेम्परेचर 900 केल्विन हो चुका है, तो इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये रेजिस्टेंस 300 केल्विन पे दिया है तो मैं रेजिस्टेंस 900 केल्विन पे लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के बारे में लिखें तो रेजिस्टिविटी रो 300 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपके पास 900 माइनस ऑफ 300, ये रेजिस्टिविटी हो गया, इंटू एल लेंथ इसका हम लिखेंगे अपॉन एरिया लिखेंगे जिस एरिया से करंट पास हो रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा है पाई आर स्क्वायर से। ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट यहाँ पर हो रही है इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी एस रेज टू द पावर 4। इसको ब्लैक बॉडी की तरह मानना है तो इसका एमिसिव पावर जो है वो आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। एरिया की बात करें जिस एरिया से रेडिएशन हो रहा है, तो भैया जिस एरिया से रेडिएशन हो रहा है वो कर्व वाला पार्ट का एरिया है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 2 पाई आर इंटू एल के बराबर। ये आपके पास आ गया एरिया। अब लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा और फिर लिखेंगे टी पावर 4 माइनस टी एस रेज टू द पावर 4, टी की पावर 4 यानी 900 रेज टू द पावर 4 माइनस ऑफ 300 रेज टू द पावर 4, 300 रेज टू द पावर 4।
ये हमें मिल जाता है। सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट आई, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन अ रूम हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 300 केल्विन है, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। Does the body emit any radiation in this case when the room temperature is the same as the body temperature? तो क्या बॉडी कोई रेडिएशन इमिट करेगी या नहीं करेगी, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं परवोस थ्योरी के बारे में, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो रेडिएशन इमिट करती है, वो रेडिएशन इमिट करती है। तो ये जो बेटा रूम है आपका, ये जो आपके पास बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसका मतलब ये रेडिएशन इमिट कर रही है, इमिट भी करती है। और इसकी सराउंडिंग जो है, इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है, तो सराउंडिंग भी रेडिएशन इमिट करती है। मान लीजिए इसके बाहर जो है 4 दीवारें हैं, तो ये 4 दीवारें भी रेडिएशन इमिट कर रही होंगी, बिकॉज इन चारों दीवारों का टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है। तो हर एक बॉडी रेडिएशन इमिट भी करती है और साथ साथ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है। और हम जानते हैं कि जो रेडिएशन होता है बेटा, रेडिएशन का जो पावर होता है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेडिएशन बॉडी इमिट कर रही है, हॉट बॉडी जो इमिट कर रही है, वो T⁴ के प्रोपोर्शनल है, और जो रेडिएशन रिसीव कर रही है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, वो T⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो यदि इनका टोटल सम कर दिया जाता है कि नेट कितना रेडिएशन कर रही है, तो इन दोनों का समीशन करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज जितना ये इमिट कर रही है रेडिएशन उतना ही ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या सराउंडिंग से ये एब्जॉर्ब भी करेगी? बिल्कुल करेगी। और जितना रेडिएशन ये इमिट कर रही है उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज टेम्परेचर दोनों के बराबर हैं। तो इसलिए नेट जो यदि कहें कि नेट गेन कितना होगा, नेट कितना एनर्जी रिसीव करेगी, तो दैट विल बी 0। तो आंसर वुड बी 0, बट रेडिएशन इमिट करेगी, ये दोनों ही इमिट कर रहे होंगे और ये दोनों ही एब्जॉर्ब कर रहे होंगे एक दूसरे के रेडिएशन को, और इनके टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर इन दोनों के कांस्टेंट रहेंगे। सो आंसर वुड बी यस, आंसर वुड बी यस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 rods of same dimensions have the thermal conductivities 3K, 2K and K with their ends at 100, 50 and 0 degree respectively. They are arranged as shown in the diagram. The temperature of the junction J in the steady state is equal to. तो इस पॉइंट पर आपको बताना है कि टेम्परेचर जंक्शन का कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर यहां पर T के बराबर है, और एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये टेम्परेचर सबसे ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो ये ज्यादा टेम्परेचर है इससे भी, ये ज्यादा टेम्परेचर है इससे भी, ये ज्यादा टेम्परेचर इससे भी। तो इस वाली रॉड में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा। मैं मान लेता हूं इसको H1 के बराबर। इस वाली रॉड में टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा करंट, तो यहाँ पे H2 में कह देता हूं इस हीट करंट को। ऐसे ही इस वाली रॉड में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे H3 के बराबर करंट जाता है। इस जंक्शन पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल कर सकता हूं कि टोटल हीट करंट जो निकल रहा है H1 प्लस H2 प्लस H3, इसका एल्जेब्रिक सम कितना होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। हीट करंट हम जानते हैं क्या होता है, KA डेल्टा T बाय L के बराबर एक यूनिफॉर्म रॉड में। तो K, मैं पहले वाली रॉड की बात करूं तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी 3K है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेता हूं, डेल्टा T टेम्परेचर में डिफरेंस यानी कि T-100 डिवाइडेड बाय L, लेंथ जो है सबका सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, प्लस H2 की बात करें तो यहाँ लिखूंगा 2K इंटू A इंटू T-50 डिवाइडेड बाय L, प्लस में ऐसे लिखूंगा यहाँ पे K इंटू A इंटू T-0 डिवाइडेड बाय L, और इस सब का समीशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है इन सब का समीशन। तो यहाँ पे L L L से कैंसिल आउट हो गया, KA 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 सब कैंसिल आउट हो गए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3T,
माइनस 300 प्लस 2t माइनस 100 प्लस में t इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है। 3t प्लस 2t 5t एंड ये 6t 400 2 से गए 3 बार, 2 से गए 200 टाइम्स। सो टेम्परेचर आपको मिल जाता है 200/3 केल्विन के बराबर, डिग्री सेल्सियस के बराबर, सॉरी। सो टेम्परेचर वुड बी 200/3 डिग्री सेल्सियस, 200/3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। टू मेटल रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर फिक्स्ड end to end between the rigid supports. The material of the rods have Young's moduli y1 and y2 and coefficients of linear expansions are alpha1 and alpha2. The junction between the rods does not shift in the rods are cooled. Then, तो जंक्शन शिफ्ट नहीं होता है। जंक्शन के बारे में कहा गया है कि ये शिफ्ट नहीं होता है। आपके पास एक रॉड है ये और दूसरी रॉड है ये। इन दोनों रॉड्स के जो यंग्स मॉडुलस हैं वो y1 और y2 हैं और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 और अल्फा 2 के बराबर है। कहा जाता है कि इनको यदि हम कूल करें तो कूल करने पर इनके जो जंक्शन है बेटा वो जंक्शन शिफ्ट नहीं होता है, जंक्शन इनका शिफ्ट नहीं होता है। तो जंक्शन यदि शिफ्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये दोनों ही रॉड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक बराबर फोर्स लगा रही हैं, यानी इनका मूवमेंट जो है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है और इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों में प्रोड्यूस होने वाला फोर्स बराबर है आपस में। तो फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है F1 के बराबर लेट्स से, और इसमें फोर्स जनरेट हो रहा है F2 के बराबर, तो दोनों ही फोर्स बराबर होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं इस वाली रॉड के लिए लगा सकता हूँ, फोर्स जनरेट होता है लेट्स से F1 के बराबर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 के बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का बराबर है, लेंथ भी बराबर है, डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस के बराबर आ जाएगा। अब इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब लेंथ में जो है कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा, तो मैं डेल्टा L को लिख सकता हूं L अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ एक L से एक L चला जाता है, तो F1 की वैल्यू मिल जाती है आपको किसके बराबर, A इंटू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि F1 और F2 यदि बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं y1 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 इंटू अल्फा 2, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 इंटू अल्फा 2 हमें मिल जाएगा, y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 अल्फा 2। इसके बाद आगे चलते हैं, अ रॉड ऑफ लेंथ L लेटरली थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि एक वायर है हमारे पास, रॉड है और ये थर्मली इंसुलेटेड है लेटरली, यानी कि यहां से जो है हीट का ट्रांसफर नहीं होने देना है। तो यहां पे मैंने इसको थर्मली इंसुलेट कर दिया है, इस तरीके से थर्मली इंसुलेट कर दिया है, लाइक दिस। अब दिमाग में आएगा सर ये सवाल तो कर चुके हैं ना, पहले पढ़ लेते हैं सवाल को फिर डिसाइड करेंगे कि सवाल हमने कर रखा है नहीं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए के बराबर है। पेन बदल लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसकी वेरी होती है एज टेम्परेचर, K इज इक्वल टू K नॉट अपॉन A प्लस BT। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी जगह यदि टेम्परेचर T के बराबर मान लेता हूं, मान लीजिए यहां पे स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर T के बराबर हो चुका है, तो यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है K इज इक्वल टू K नॉट डिवाइडेड बाय BT प्लस A। BT प्लस A ये थर्मल कंडक्टिविटी आपको मिल जाती है, वेयर K नॉट A एंड B आर कांस्टेंट एंड T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर ऑफ द टू एंड्स ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे बेटा टेम्परेचर है T1 के बराबर और यहाँ पे टेम्परेचर जो है T2 के बराबर है। ये T1 ज्यादा है T2 से, इसका मतलब हीट का फ्लो जो है वो इस तरह से आने वाला है, हीट जो है इस तरीके से फ्लो होगी। इस तरफ हीट का फ्लो नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इंसुलेशन लगाया गया है, जो हीट को फ्लो नहीं होने देगा। ऑफ कोर्स कुछ हीट फ्लो होगी लेकिन मैक्सिमम जो है वो यहां से फ्लो आप हमको करवाना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द रॉड आपसे पूछा गया है कि यहां और यहां रॉड के अक्रॉस हीट के फ्लो का रेट dq/dt कितना हो जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं। तो dq/dt को लिख सकता हूं मैं Ka डेल्टा T बाय L, Ka dt/dx लिख सकता हूं, Ka dt/dx। तो किसी भी एक जगह पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं,
x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेता हूं और यहाँ का टेम्परेचर मान लेता हूँ T के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा K विच इज K नॉट अपॉन BT प्लस A। एरिया कितना है इसका, एरिया जो है A के बराबर है, DT टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कितना है dx के बराबर है। अब यहाँ देखिए ये dt एक साथ लिखे हुए हैं, dx को दूसरी तरफ ले जाइए और यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे dq बाई dt जो कि एक कांस्टेंट है स्टडी स्टेट पर, यहाँ आ जाएगा आपके पास dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस ऑफ k नॉट और यहाँ पे मिलेगा a, यहाँ पे मिलेगा आपको dt अपॉन bt प्लस a। दोनों तरफ जो है आप इंटीग्रेशन मचा सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो है यहाँ का यानी इस वाले एंड का टेम्परेचर है T1 और इस वाले एंड का टेम्परेचर जो है कितना है T2 के बराबर है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से मैं लिख सकता हूँ L के बराबर, 0 से लेके L टेम्परेचर T1 से T2। भैया आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा dq बाई dt इंटू L इज इक्वल टू माइनस ऑफ k नॉट इंटू a ln ऑफ b T2 प्लस a डिवाइडेड बाय b T1 प्लस a। ठीक, यहाँ पे माइनस और है साथ में, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये T1 बन जाएगा और ये T2 बन जाएगा। तो बस हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है, dq बाई dt की वैल्यू मिल जाती है। सो dq बाई dt इज इक्वल टू k नॉट a डिवाइडेड बाय L और यहाँ पे आएगा आपके पास ln ऑफ a प्लस b T1 डिवाइडेड बाय a प्लस b T2। तो भाई ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एक बार मिला लीजिए आंसर, dq बाई dt इज इक्वल टू k नॉट a बाय L ln ऑफ a प्लस BT1 डिवाइड बाय a प्लस BT2। यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, वो क्या है, इंटीग्रेशन से मिस हो गई है। देखिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना ln 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो यहाँ a जो है ये बाहर आ जाता है, 1 अपॉन a ln ऑफ ax प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हमने यहाँ का इंटीग्रेशन किया था ना बेटा, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन b बाहर आना चाहिए था, तो ये हम 1 अपॉन b लिखना भूल गए थे, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं k नॉट a अपॉन bl ln a प्लस BT1 अपॉन a प्लस BT2 हमें आंसर में मिल जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात?